तो हम लोग अब आज फिर पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। कल कुछ बात देख लिए थे जिसमें हम लोगों ने देखा था एनालिसिस के बारे में कुछ, और एनालिसिस में देखे थे कि ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है उनको किस तरह से एनालिसिस उनका किया जा सकता है। तो एसिड सॉल्युबिलिटी टेस्ट देखे थे, या फिर जो है ना हम वहाँ पर कुछ एक और काम करते थे जैसे आस एनालिसिस था। उसके द्वारा हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, उनका जो है स्टडी किए थे। यहाँ पर अब जो 6 बेसिक एलिमेंट्स है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो आपका ये है। इनके बिना आपका ह्यूमन बॉडी का बात नहीं किया जा सकता। ऐसे तो लोग और भी इसमें रखते हैं, लेकिन ये 6 जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। एक ऑक्सीजन है 65%, दूसरा है आपका नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। काफी महत्वपूर्ण जो है बायोमॉलिक्यूल्स है। इसमें ऑक्सीजन करीब 65% होता है ह्यूमन बॉडी में। कार्बन जो है ना वो 18.5% होता है, नाइट्रोजन 9.5% होता है, हाइड्रोजन 9.5% होता है, नाइट्रोजन आपका 3.3% होता है, और फास्फोरस 1% और सल्फर 0.3%, अर्थात टोटल 97.6% होता है। इसमें आपका ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये तीनों ही केवल 96% भाग को ऑक्युपाई करते हैं आपके बॉडी में एलिमेंट के रूप में। अब आगे बढ़े जाते। अब यहाँ पर थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है ना वो केमिकल कंपाउंड का या केमिकल रिएक्शन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसका एक स्टडी है। कैसे कन्वर्ट होता है केमिकल कंपाउंड एक से दूसरे में, और उसमें कैसे चेंजेस होता है स्ट्रक्चर में, ये सारी की सारी जो स्टडी है ये आपका बायोकेमिस्ट्री में आता है, बायोलॉजी के। अब यहाँ पर जो आपका बायोकेमिस्ट्री शब्द था वो दिया गया था नॉर्बर्ग के द्वारा, जिन्हें फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। इनको हम लोग फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारा काम किया, और बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत के साथ साथ काफी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया और इसमें आगे बढ़ने में। अब यहाँ पर 2-3 चीज पहले समझ लेते हैं तो बायोकेमिस्ट्री समझ में अच्छा से आएगा। पहला है एटम्स। रियली में जैसा कि नाम है बायोकेमिस्ट्री, आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये रियली में जो है ना केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मतलब कि केमिस्ट्री का बात यहाँ पर आएगा। और आप एक बात और ध्यान में रखिएगा, कुछ हो सकता है आपको लगे कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन समझाने के लिए अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो हम उसको यहाँ पर देखेंगे। जैसे एटम है, एटम क्या है भाई, बार बार आएगा आगे कि एटॉमिक है, मॉलिक्यूलर है। ये एटम और मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, तो इसका बात पहले देख लेते हैं। एटम जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है लिविंग या नॉन लिविंग मैटर का। जो भी आपका लिविंग और नॉन लिविंग मैटर है उसका सबसे अंतिम जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसको एटम कहते हैं। एटम को और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है, एक दूसरे से अलग और नहीं किया जा सकता है। अगर उसको अलग किया जाए तो हमको क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाता है, जो कि सारे के सारे आपके जो भी मैटर हैं, चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, चाहे आपका ये नॉन मेटल हो, मेटल हो, सभी का जो है ना आपका सबसे लोएस्ट आपका अगर बात करें बिल्डिंग ब्लॉक का तो होता है एटम। लेकिन एटम को अगर तोड़ा जाए किसी का भी, चाहे वो मेटल का हो, नॉन मेटल का हो, लिविंग का हो, नॉन लिविंग का हो, सब के सब जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदल जाता है, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में प्राप्त हो जाता है। और सबके सब, चाहे जो भी आपका मैटर हो, जिस प्रकार का मैटर हो, सभी का जो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो समान होता है, एक जैसा होता है। वहां से डिफरेंसेस जो है ना वो समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं कि एटम जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है किसी भी एलिमेंट का, जिसमें उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी पाया जाता है। समानता केमिकल प्रॉपर्टी की बात बोल रहे हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी का बात हो सकता है ना दिखा है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जरूर रखिएगा उसका। तो एटम क्या है, वो आपका स्मॉलेस्ट
कंपोनेंट है किसी भी एलिमेंट का जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट का पाया जाता है। अगर उसको और ज्यादा ब्रोकन कर दें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपका प्राप्त होगा जिसमें कि उस एलिमेंट का, उस पार्टिकुलर एलिमेंट का, पार्टिकुलर मैटर का प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात बोलते कि एटम रियली में है क्या, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एक आपका रचना है, कॉम्बिनेशन है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। अब नोट इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर है, सेलुलर पूल है, तो एटॉमिक नंबर क्या है, बार बार आता है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि एटॉमिक नंबर के आधार पर जो है ना एलिमेंट को सजाया जाता है पीरियोडिक टेबल में, पीटी में। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो किसी भी आपका किसी भी एलिमेंट में जो प्रोटॉन की संख्या होती है, किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। जो भी आपका एटम हो उसमें प्रोटॉन की जो संख्या होगी उसे हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास किसे कहते हैं, तो किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो का जो संख्या होता है वो उसका आपका एटॉमिक मास कहलाता है। अब यहाँ पर बात करते एक और शब्द का, तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आराम से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर एटॉमिक वेट भी आता है, तो आपको एटॉमिक वेट तो यहाँ पर हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, मास का बात पड़ेगा और नंबर का बात पड़ेगा। वेट वजन से संबंधित है, वो आपको दिमाग में आ जाएगा। एटॉमिक नंबर में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो क्या हो जाएगा किसी एटम का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी एटम में, तो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास। अब सेलुलर पूल किसे कहते हैं, किसी भी आपका टिश्यू में या सेल में जो आपका बायोमॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं उन सब को एक साथ सेलुलर पूल कहते हैं, उस सेल का या उस टिश्यू का। तो सेल का सेलुलर पूल है क्या, तो किसी भी सेल में मौजूद बायोमॉलिक्यूल्स और आयन को एक साथ सेलुलर पूल कहते हैं। अब ये जो सेलुलर पूल होता है उसमें दो प्रकार के आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जैसा कि हम लोग पीछे देखे थे। कैसे माइक्रोमॉलिक्यूल्स का पहचान करते, कैसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स का पहचान करते, ये पीछे हम लोग देखे थे। उसको आप अगर आपको याद होगा तो एसिड सॉल्युबिलिटी टेस्ट किए थे और उस टेस्ट के द्वारा हम आराम से करते हैं। कल आपको वीडियो भी दिखाए थे उसमें कि उसको किस तरह से किया जा सकता है। अब यहाँ पर माइक्रोमॉलिक्यूल्स का बात अगर करें, जिसको हम लोग बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ये रिलेटिवली काफी छोटा होता है और इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है। सामान्यतः 800 डाल्टन तक के जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, उनको माइक्रोमॉलिक्यूल्स या माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे अगर थ्योरी के अनुसार कहा जाए तो आपका 1000 डाल्टन से नीचे वाले, ठीक है, 1000 या उससे ऊपर वाले जो भी होंगे करीब 10,000 तक के, उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स। चूंकि इसका साइज काफी छोटा होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसलिए ये आपका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आराम से डिफ्यूज कर जाते हैं और मोनोमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो बात है, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा जो है ना माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ना सामान्यतः आपका मोनोमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और सॉल्युबिलिटी इसका ज्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने का एक और कारण है कि चूंकि ये छोटे हैं, मोनोमर के रूप में है, तो सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी इनका क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका कई एग्जांपल है, जैसे सिंपल शुगर हो गया, ग्लूकोज वगैरह हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड्स, मतलब अधिकांश जो है ना इकाई के रूप में काम करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। न्यूक्लियोटाइड्स है, वाटर है, आयंस है। अब यहाँ पर कुछ बात है मैक्रोमॉलिक्यूल्स का। मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो होता है वो रिलेटिवली लार्जर साइज का होता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो भी आपका 800 डाल्टन से आपका क्या होता है, ज्यादा होता है। समानता ये 1000 से 10,000 डाल्टन तक के बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं।
ये पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में एग्जिस्ट करता है, और इसका जो आपका सॉल्युबिलिटी होता है वो आपका लो होता है, ये नॉन डिफ्यूजिबल होता है, सेल मेम्ब्रेन से ये पार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इसका साइज बड़ा होता है। इसका कॉमन उदाहरण है पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, अर्थात जो भी पॉलीमर्स हैं वो सब के सब आपके मैक्रोमोलेक्यूल्स में आ जाएंगे, बायोमोलेक्यूल्स के। लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, आपको कल भी बताए थे कि ये आपका 800 डाल्टन से कम होता है या 800 डाल्टन तक हो सकता है, तब भी इसको हम लोग माइक्रोमोलेक्यूल्स नहीं कहते। मैक्रोमोलेक्यूल्स इसको हम लोग नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये आपका रियली में इनसॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल है, मतलब आराम से ये पार हो सकता है, लेकिन चूंकि ये वेसिकल बना लेता है या मेम्ब्रेन के फ्रैगमेंट को कुछ रखता है अपने साथ जुड़ा हुआ, इस कारण से ये आपका फिल्ट्रेट के रूप में न जाके रिटेंटेंट के रूप में पेपर पर प्राप्त हो जाता है हमको एसिड सॉल्युबिलिटी टेस्ट के समय। इसलिए इसको हम लोग मैक्रोमोलेक्यूल नहीं कहते। रियली में ये मैक्रोमोलेक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसका आपका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है या मैक्सिमम 800 डाल्टन तक होता है। ठीक है, तो 800 डाल्टन से कम या मैक्सिमम 800 डाल्टन तक होता है, इसलिए इसको माइक्रोमोलेक्यूल्स कहना ज्यादा अच्छा है। ये आपका यहाँ पर बताया कि एसिड सॉलिबिलिटी टेस्ट के आधार पर लिपिड को हम क्या बोलते हैं? लिपिड को हम माइक्रोमोलेक्यूल्स नहीं बोल के मैक्रोमोलेक्यूल्स बोल देते हैं। किसके आधार पर? एसिड सॉलिबिलिटी टेस्ट के आधार पर। लेकिन रियली में ये आपका मैक्रोमोलेक्यूल्स न होके माइक्रोमोलेक्यूल्स है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, वो अभी आपको ऊपर में बताए थे कि आपका जो न्यूरनबर्ग थे उनको हम लोग फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहते थे। उस बात को वहां पर नहीं लिखे थे तो थोड़ा नीचे अलग करके लिख देते हैं, ये लिख दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना बॉन्ड है जो बायोमोलेक्यूल्स में पाया जाता है, पॉलीमराइजेशन करवाता है। उसमें जो पहला आपका बॉन्ड है जो काफी नाम आप सुनते होंगे उसका, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ना एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। आपको एक दिमाग में यह बात आ जानी चाहिए, जैसे कोई पूछे कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए बात? ये बात आनी चाहिए कि कोवैलेंट बॉन्ड है और वो पाया जाता है कहाँ? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है विशेष, उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक खास तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है। आपके मन में आया कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? को मतलब बराबर, वैलेंट है ना, वो जो साझेदारी है ना वो बराबर का है। देखिए ब्रैकेट में वहां पर हम दिखाए हैं दो इलेक्ट्रॉन, दो डॉट नजर आ रहा होगा आपका, दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपका जुड़ रहा है, मतलब बराबर। हो सकता है चार हो, दो इधर से दो उधर से, दो लेफ्ट से दो राइट से, अलग अलग जो है ना एलिमेंट के या अलग अलग एटम्स के दो दो आपका इलेक्ट्रॉन भी आपस में जुड़कर बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बॉन्ड। तीन इलेक्ट्रॉन भी जुड़ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड का बात कर रहे हैं। हाँ, तो कोवैलेंट बॉन्ड किसी भी तरह का हो सकता है, डबल हो सकता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अभी जो हम वर्तमान में दिखा रहे हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दिखा रहे हैं, जिसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है एक आपका एटम का है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम का है, वो आपस में जुड़कर बराबर बराबर जितना हम दे रहे हैं उतना आप दो। ये अगर ऐसे से जो संबंध बने उसको कहते हैं कोवैलेंट, साझेदारी की, बराबर की। और ये कोवैलेंट बॉन्ड है आपका कौन? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन अंतर क्या होता है यहाँ पर? देखो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो कार्बन और कार्बन के बीच में बनता है, बीच में या तो ऑक्सीजन के एटम के मदद से या ऑक्सीजन एलिमेंट के मदद से या नाइट्रोजन एलिमेंट के मदद से। वहां पर आप देखिएगा, आपको अभी यहाँ पर नीचे हम दिखा रहे हैं, लिखे हैं कि या तो कार्बन होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन होगा, या फिर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन होगा या कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा दोनों के बीच में, और वो क्या करता है? दोनों को आपका आपस में जोड़ के रखता है। तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है,
ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड में ध्यान रखिएगा कि एक कार्बन, एक आपका एक जो मोनोमर है, एक जो माइक्रोमोलेक्यूल है, उसके साथ दूसरा माइक्रोमोलेक्यूल जो जुड़ता है, उन दोनों के बीच में, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उन दोनों मॉलिक्यूल के कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उसमें बीच में या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आ जाता है, जो उनको आपस में जोड़ के रखता है। और इस बॉन्ड के निर्माण के समय, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के समय H2O वहां से हटाया जाता है, निकलता है, अर्थात एक प्रकार का ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। हाँ, और ये समांतर मोनोमर्स को आपस में जोड़कर पॉलीमराइजेशन में मदद करता है या पॉलीमर निर्माण में मदद करता है। अगला है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड भी इसको बोलते हैं। जैसे ही ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, मोनोमर्स के बीच में पॉलीमर बनने के समय, ध्यान रखिएगा मोनोमर्स के अंदर नहीं है, मोनोमर के अंदर नहीं बोलेंगे इसको, ये पॉलीमराइजेशन बॉन्ड है। तो आपके मन में आ रहा होगा कोवैलेंट बॉन्ड जब एक तरह का है तो इसको कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों नहीं बोल रहे? तो भैया कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो विदिन आपका मॉलिक्यूल है, विदिन मॉलिक्यूल है, ये बिटवीन मॉलिक्यूल है ना, मोनोमर जो आपका मॉलिक्यूल से है उसके बीच का है। नेक्स्ट जो बात करते हैं पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड का बात करते हैं। पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड भी जो है ना एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो आपका मोनोमर के बीच में बनता है, प्रोटीन में पाया जाता है या पेप्टाइड्स में पाया जाता है या पॉलीपेप्टाइड में पाया जाता है। और यहाँ पर जो अगर आप जानते होंगे प्रोटीन जो होता है या जिसको पेप्टाइड कहते हैं, उसका जो यूनिट होता है वो आपका कौन होता है, अमीनो एसिड। अर्थात अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है या बनता है किसी प्रोटीन में या पॉलीपेप्टाइड में, उसी को कहते हैं पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो आपका है बॉन्ड, ये कैसे बनता है? तो एक अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं और यहाँ पर H2O को बाहर निकाल देते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि अमीनो ग्रुप किसको बोलते हैं? तो NH2 को अमीनो ग्रुप बोलते हैं और COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, जो आपका आपस में जुड़ जाता है और क्या करता है, H2O को बाहर निकालता है। बगल में आपको एक CO और NH के बीच में जो है ना बॉन्ड दिखा रहे हैं। देखो CO जो है माने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का था, ये आपका पहला आपका अमीनो एसिड का, और NH जो है ना वो आपका अमीनो ग्रुप में से हाइड्रोजन निकला है और इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH निकला है। ये दोनों मिलकर H2O जो है ना बाहर निकाल दिया है और दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। हाँ, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये कौन बॉन्ड है? ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ध्यान रखना है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड किस में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में, पॉलीमर के रूप में। और आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कहाँ पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है प्रोटीन में। किसके बीच में? तो एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में। और आप और डिटेल से इसको आगे भी देखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अब। तो ये दो प्रकार के बॉन्ड्स यहाँ पर हो गए। तीसरा बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ये भी एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड होता है और ये न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, मतलब DNA और RNA में पाया जाता है। तो तीन प्रकार के प्रमुख बॉन्ड है जो तीन अलग अलग पॉलीमर में थे, ग्लाइकोसिलिक कार्बोहाइड्रेट में, पेप्टाइड या एमाइड प्रोटीन में, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो आपका पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड में। आपका जो फैट होता है उसमें जो बनता है आपस में जो जुड़ता है, तो उसके बॉन्ड का कोई खास ज्यादा कोई नाम नहीं है, इसे हम आगे भी देखेंगे उसको। लेकिन यहाँ पर अभी जो है ना ये तीनों इंपॉर्टेंट बॉन्ड है जो बार बार यूज होता है शब्द और आएगा, तो ध्यान में रखिएगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है इसमें क्या बोल रहे हैं, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, ये न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA और RNA के बीच में बनता है। इसमें जो है ना बीच में फॉस्फेट होता है और दोनों तरफ आपका जो पेंटोज शुगर होता है न्यूक्लियोटाइड का, उनके बीच उनके साथ वो डाइस्टर बॉन्ड बनाता है। डाइस्टर मतलब दो ईस्टर बॉन्ड, एक बीच में आपका कौन हो गया, फॉस्फेट हो गया और एक तरफ पेंटोज शुगर
एक दूसरे तरफ पेंटोज शुगर किसका, न्यूक्लियोटाइड का, और उसके साथ वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो हम लोग देख सकते हैं इस तरह से, दो न्यूक्लियोटाइड जो है उनके फॉस्फेट के बीच में, फॉस्फेट जो है ना उनके बीच में जो पेंटोज शुगर उनमें होता है उनको आपस में जोड़ देता है, ऑक्सीजन बीच में आपका होता है, और एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ कार्बन होता है। तो ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है वहां पर फॉस्फेट के दोनों तरफ ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है। ये हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। वो आपका कार्बन से कार्बन को जोड़ता है, एक पेंटोज शुगर के कार्बन से दूसरे पेंटोज शुगर के कार्बन, जो कि अलग अलग न्यूक्लियोटाइड में होते हैं। अब मेटाबॉलिज्म का बात करते हैं यहाँ पर। ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी आपका सेल में जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होता है या रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। और ये जो है ना या तो लीनियर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है। लीनियर का मतलब कि जाकर एक जगह से शुरू हो और दूसरी जगह आपका खत्म हो जाए, रॉ मटेरियल से शुरू हुआ प्रोडक्ट के रूप में समाप्त हो गया। जबकि आपका सर्कुलर का मतलब है कि जहां से शुरू हुआ फिर वही आपका बन गया और बीच में प्रोडक्ट भी आपका दिया। जैसे कि आपको देख सकते हैं क्रेब साइकिल्स में, क्रेब साइकिल में जो है ना एक आपका मीडिएटर से शुरू होता है और फिर आपका वहीं पर आ जाता है। आपका फोटोसिंथेसिस में देख सकते हैं, पेप से शुरू हुआ था वहां पर रिस्पायरेशन में, जबकि यहाँ पर आरयूबीपी से शुरू होता है और पुनः आरयूबीपी या आरयूडीपी बनता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये जो आपका कैल्विन साइकिल है फोटोसिंथेसिस का, उसमें आपका कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। क्रेब साइकिल में कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। लेकिन ढेर सारी जगहों पर जैसे ग्लाइकोलिसिस है उसमें सर्कुलर नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, वो स्ट्रेट टाइप का होता है, लीनियर होता है। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो आपका या तो लीनियर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है। और जो कंपाउंड्स या जो मटेरियल्स सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं, के समय बनते हैं, उनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। मेटाबोलाइट्स जो होते हैं सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो सामान्य मेटाबॉलिज्म में बनते हैं और वो आपका प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस में शामिल होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसमें आपका क्या होता है, जो इस प्रोसेस के दौरान वो बनते हैं उनको कहते हैं आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है, वैसे मेटाबोलाइट्स या वैसे केमिकल कंपाउंड जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के समय बनते हैं। ये जो होते हैं समांतर आपके बॉडी में ग्रोथ में शामिल होते हैं, मेंटेनेंस में शामिल होते हैं, डेवलपमेंट में शामिल होते हैं डायरेक्ट रूप में। तो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो है ना वो आपका डायरेक्ट रूप में शामिल होता है। लेकिन अब सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का बात करें तो यहाँ पर आते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म जो मेटाबोलाइट्स जो होता है वो आपका जो चेंज होता है प्राइमरी मेटाबॉलिज्म उसके कारण बनता है। अर्थात प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में नहीं बनता, बल्कि जो आपका परिवर्तन हो जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में तब ये बनता है। अब ये आपका डायरेक्ट इसका कोई फंक्शन नहीं है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। ये आपका समांतर साइड मैटर के रूप में प्राप्त होता है। कुछ उदाहरण है दोनों के। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ध्यान रखना है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में बनता है और ये ग्रोथ में डेवलपमेंट में शामिल होता है, जबकि सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म आपका चेंज मेटाबॉलिक रिएक्शन में बनता है और समानतः ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में नहीं बनता और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्ट शामिल भी नहीं होता। इसका उदाहरण है अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर, क्लोरोफिल, हिम जो आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है प्रोटीन,
उसके बाद आपका सॉरी हिम आपका पिगमेंट है उसका, है ना, हीमोग्लोबिन का, फिर फैट, फिर पेप्टाइड्स है और स्टीरॉयड है। ये जो है वो आपके क्या है, कुछ एग्जांपल्स है प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के, मेटाबोलाइट्स के। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो एग्जांपल है अल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, इसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स। अधिकांश जो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है उनके बारे में हमारा आइडिया, हमको आइडिया है, हम लोगों को जो है ना जानकारी है कि वो क्या काम करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है रियली में उनका क्या फंक्शन है उस बॉडी में जिसमें वो बनते हैं, ये हम लोगों को नहीं आइडिया है, उसका जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ एक के बारे में जानकारी है। आपको कल भी हम बताए थे एक इसको टेबल में, आज उस टेबल को फिर से देखेंगे, पीछे है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि एनिमल टिश्यू में सामान्यतः केवल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नजर आता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नजर नहीं आते या काफी कम, ना के बराबर होते हैं। तो एनिमल जो टिश्यू या सेल होते हैं उसमें सामान्यतः सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नजर नहीं आते। थोड़ा सा पीछे का जो है ना वो आपका एक टेबल था, उसको देख लेते हैं। और एक है और पीछे भाई, हाँ, तो ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जिसके बारे में कल हम लोग देखे थे, और कुछ बड़े पड़े भी थे, कुछ पिगमेंट्स हैं, अल्कलॉइड्स हैं। अब आ जाते हैं फिर यहाँ पे, इसके बारे में कल हम लोग के कल की क्लास में था। अब कार्बोहाइड्रेट का बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स जो हम लोगों को पढ़ना है कंपाउंड या बायोकेमिस्ट्री का एक सबसे इम्पोर्टेंट में एक है, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान लें, और उसके बाद प्रोटीन है, फैट है, ये सबको यहाँ पर देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड को भी देखेंगे, लेकिन मेनली 12 में ज़्यादा पढ़ना है तो 12 में उसको देख लेंगे, क्योंकि वो आपका 12 में केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और बायोलॉजी में भी पढ़ना है। तो 12 का वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ भाग यहाँ पर हम देखने का कोशिश करेंगे या देख लेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में। ये आया है लैटिन वर्ड और दो और ग्रीक वर्ड से, अर्थात एक लैटिन वर्ड से आया है और एक ग्रीक वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड में कार्बो होता है, कार्बो का मतलब होता है कोल या कार्बन, और ग्रीक वर्ड है हाइड्रो या हाइड्रा जिसका मतलब होता है वाटर, अर्थात हाइड्रेटेड कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन, मतलब कि पानी युक्त कार्बन। रियली में ये एक तरह का माइक्रोमोलिक्यूल्स है जो आपका पॉलीमराइजेशन से बनता है मोनोमर के। ये आपका वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचर का। करीब 80% जो प्लांट का ड्राई वेट होता है, 75 से 80%, वो आपका केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट होता है, मुख्यतः लिग्निन के रूप में, सेलुलोज के रूप में। ये आपके दो जो है ना प्रमुख कार्बोहाइड्रेट हैं प्लांट में। तो फिर से बोल रहे, कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचर का। और इस संसार में जो भी आपके प्लांट्स हैं उसके कुल वजन का करीब आपका 80% ड्राई वेट का वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। 75 से 80, 75 से 80%। और उसमें भी दो प्रमुख है, एक सेलुलोज है और दूसरा है लिग्निन, जो कि प्रमुख है। यहाँ पर बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, एक महत्वपूर्ण अंग है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में एनर्जी देता है। एनर्जी का एक प्रमुख सोर्स है। माना यह जाता है कि करीब करीब हम लोग कुल जो आपका एनर्जी प्राप्त करते हैं अपने आप 24 आवर्स के एनर्जी जो यूज करते हैं उसका 50 से 55% जो है ना वो भाग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। और इसलिए एक सामान्य व्यक्ति को रोजाना, स्वस्थ सामान्य व्यक्ति को रोजाना करीब 400 ग्राम जो है ना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ताकि उसकी जो आवश्यकताएं हैं एनर्जी की वो पूरी हो सके। साथ ही साथ कुछ जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका स्ट्रक्चरल भी बनाता है,
या स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स के रूप में भी काम करता है। जैसे सेलुलोज से, सेलुलोज जो है ना वो प्लांट में क्या करता है, उसके स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है या स्ट्रक्चर बनाता है। अगला अगला जो बात है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो 2:1 के रेशियो में मौजूद होता है, जैसा कि पानी में देखते हैं हम, वाटर में देखते हैं। और एक एक क्या होता है अनुपात में, आपका कार्बन होता है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है किसी कार्बोहाइड्रेट में वो 1:2:1 होता है। 2:1 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और 1:1 क्या होता है उसमें, कार्बन होता है। मतलब जितना ऑक्सीजन होता है समानतः कार्बन की भी संख्या उतना ही होती है। अगर ऑक्सीजन जो है ना वो कम हो जाए कार्बन की तुलना में तो उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में कहते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, डी 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 क्या बोलेंगे उसको, डी बोलेंगे, मतलब कि डी ऑक्साइड, ऑक्सीडाइज्ड, अर्थात उसमें से ऑक्सीजन जो है ना वो हट चुका है। तो सामान्य रूप से कार्बोहाइड्रेट में जितना कार्बन होगा उतना ऑक्सीजन होता है। कुछ एक जो है ना वो है जिनमें क्या होता है, कार्बन आपका ज्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है। लेकिन यहाँ कार्बोहाइड्रेट में ऐसा बात नहीं है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर 1:2:1 के रेशियो में होती है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। केमिकल अगर फॉर्मूला का बात करें या जनरल फॉर्मूला का बात करें या स्टैचरी आपका फॉर्मूला का बात करें तो CaCH2OY होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। CaCH2OY इसका केमिकल फॉर्मूला है, या लोग इसको CnH2ON भी लिखते हैं, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन की जो संख्या है वो आपका बराबर होता है। लेकिन समस्या यहाँ पर क्या आ गया है, कुछ आपके ऐसे कंपाउंड्स भी हैं कार्बोहाइड्रेट में जिसमें कार्बन के तुलना में ऑक्सीजन की संख्या कम होती है। इसलिए ये जो आपका फॉर्मूला है CxH2OY ये ज्यादा अच्छा है किसके तुलना में, CnH2ON के तुलना में। क्यों भाई, तो देखो CxH2OY इसका मतलब क्या है, X और Y बोल रहे हैं, इसका मतलब दोनों अलग अलग संख्या हो सकते हैं, इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, X और Y की संख्या अलग हो सकती है। लेकिन अगर CnH2ON लिखें तो इसका मतलब क्या है, जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, वो दोनों की संख्या समान है। लेकिन अभी आगे आपको हम देखेंगे, हम लोग डीएनए में और आरएनए में पढ़ते हैं हम लोग राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, तो वहां पर आप देखिएगा कार्बन के तुलना में ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाती है। तो वो ये फॉर्मूला वहां पर लागू नहीं होगा। इसलिए अच्छा रहेगा जनरल फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको बताएं CxH2OY। ठीक है, अर्थात इन दोनों की आपका संख्या जो है ना अलग अलग हो सकता है, एक भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। जिसने लिखे हैं बगल में हम ऐसे दोनों दे दिए ताकि आपको जो है ना वो अंदाज लगे। चूंकि ये आपका अलग अलग किताब में अलग अलग लोग अलग अलग बात बोल देते हैं तो कंफ्यूजन ना हो आपको। CnH2ON बोला जा सकता है या होता है, लेकिन समस्या यहाँ पर क्या आएगा, कुछ में कार्बन और ऑक्सीजन बराबर नहीं होगा, तो नहीं होगा तो वहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पर X और Y जो है कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन कभी भी 3 से कम नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड होता है वो इतना आसान नहीं होता, इतना सिंपल और सरल नहीं होता, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या मतलब इसका, क्या बताओगे इसको, तो आराम से बताओगे कि आपका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बॉडी में बनते हैं उनमें कार्बन का संख्या 3 से ऊपर होता है, 3 से कम नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्शन का कुछ। हाँ, एक्सेप्शन में देखिए जो CnH2ON का बात था उसका एक्सेप्शन का बात करते हैं। अब आपका एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन तो अभी आपको हम पहले भी बोले थे, डीऑक्सी राइबोज का था। डीऑक्सी राइबोज में आप देखिए उसका सूत्र क्या, उसमें आपका क्या होता है C5
H10O4 होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन 5 है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो CnH2ON लागू नहीं हो पाएगा। इसमें आपका जो रेशियो आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 नहीं होता। तो इसलिए इस फॉर्मूला को का उपयोग कम कीजिएगा। फॉर्मूला आपका ध्यान में रखिएगा CxH2O(Y). हाँ, वो दोनों का मान समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो हाइड्रेटेड जो हम लोग बोलते हैं, हाइड्रेटेड बोलते जो हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि वाटर है कार्बन के साथ, वो यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। किसमें, डिऑक्सीराइबोज शुगर में। डिऑक्सीराइबोज शुगर में क्या हो रहा है कि 2:1 का रेशियो आता, तभी तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वाटर बोलते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। लेकिन 2:1 का रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए नहीं आता। किसमें, डिऑक्सीराइबोज में। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में CHHO इसका सूत्र है। अब इसका जो ये आपका जो फॉर्मूला है CHHO फॉर्मल्डिहाइड का, इसमें देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, रियल में CH2O लिख सकते हैं वैसा। तो यहाँ पर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, मतलब ये फॉलो कर रहा है उस रूल को 1:2:1। एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। लेकिन ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अर्थात ये कहना कि अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 हो तब कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, वो सही नहीं है। इसलिए CnH2ON का फॉर्मूला सही नहीं है। नेक्स्ट है, एक और है कंपाउंड जिसका नाम है एसिटिक एसिड, CH3COOH। इसमें देख लीजिए, इसमें आपका कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना आता है रेशियो। कार्बन कितना हो गया, 2, आपका ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका 4, 3 आपका हो गया CH3 में और 1 COOH में। तो 4 हाइड्रोजन, मतलब 1:2:1 का रेशियो आ रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसलिए यहाँ पर एकदम निश्चित, एक तो फॉर्मूला सही नहीं है CnH2ON का, और दूसरा चीज ध्यान रखिएगा कि सभी का सभी कार्बन जिसमें H2O जो है ना के रूप में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहे, वो आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाता। जैसे एसिटिक एसिड देख लिए, जैसे फॉर्मल्डिहाइड देख लिए, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसलिए नीचे लिखे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन क्या होगा, तो आराम से आप बता सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सिलिक एल्डिहाइड होता है, पॉलीहाइड्रोक्सिलिक एल्डिहाइड होता है, मतलब कि CHO, या कीटोन होता है। कीटोन का मतलब क्या था, C+O, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट है रियली में क्या, तो हाइड्रोक्सिलिक एल्डिहाइड है, या कीटोन है, या उसका पॉलीमर होता है, या डेरिवेटिव्स होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बात करते वो आपका है आगे, वो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको हम लोग सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड्स क्यों कहते हैं, तो सैकराइड्स जो है ना इसलिए कहते हैं कि ये मीठा होता है, शुगर होता है। तो ये ग्रीक वर्ड से आया है सैकरन, जिसका मतलब होता है शुगर। इसलिए पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स भी बोल देते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि ये मीठा होता है, शुगर होता है इसमें। शुगर मॉलिक्यूल के कारण ही इसे हम सैकराइड्स कह देते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अब क्लासिफिकेशन का बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर हम कार्बोहाइड्रेट का करें तो कार्बोहाइड्रेट को कम से कम 2 भाग में बांटा जा सकता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है ना
उसको भी दो भाग में बांटा जा, तीन भाग में बांटा जा सकता है, मोनोसैकेराइड्स, डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, और जो कॉम्प्लेक्स आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको बांटा जाता है एक भाग में, वो है आपका क्या, पॉलीसैकेराइड्स। तो रियली में मोनोसैकेराइड्स, डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स, ये तीनों सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड जो होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शुगर मॉलिक्यूल के आधार के संख्या के आधार पर तीन प्रकार का होता है। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो आपका एक मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव्स बोल रहे हैं या डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स बोल रहे हैं, वो क्या है? तो वो रियली में मोनोसैकेराइड्स ही होता है, लेकिन उसमें आपके दूसरे जो है ना एलिमेंट्स जुड़े होते हैं या एटम जुड़े होते हैं, देखेंगे आगे। तो अभी वर्तमान में हम मोनोसैकेराइड्स बोल रहे हैं, मतलब वैसा आपका कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिंगल शुगर यूनिट होता है। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स, वैसा आपका कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से लेकर 9, रियली में 2 to 10 शुगर यूनिट्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड जो होता है उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स की संख्या, शुगर यूनिट्स की संख्या 10 से अधिक होता है, मोर देन 10 शुगर यूनिट्स होता है। अब जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें हम तीन बता रहे थे, मोनोसैकेराइड्स, डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, वो सब के सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर में या एसिड में सॉल्युबल होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। जबकि जो आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर या एसिड में और उनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। तो ये आपका पॉलीसैकेराइड्स का बात हो रहा था। अब हम लोग नीचे शुरू करते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं उनको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। समानतः ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता कार्बोहाइड्रेट का, इसमें कार्बन एटम की संख्या 3 से लेकर 7 तक, 3 to 7 हो सकता है। साथ ही साथ इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको और छोटे यूनिट में नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब अगर एंजाइम इस पे काम करे, इसको तोड़ना चाहे तो और सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता है। अगर सिंपल फॉर्म में और ज्यादा तोड़ा जाएगा तो इसका कैरेक्टर क्या होता है, समाप्त हो जाता है और ये आपका सिर्फ एटम के रूप में प्राप्त होगा, जैसे कार्बन के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, लेकिन कभी भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं प्राप्त होगा। अगला बात जो इसमें एक टेबल बनाते हैं और टेबल जो है ना आप हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो आपका मोनोसैकेराइड्स है उसका क्लासिफिकेशन है या टाइप्स है और उसका आधार क्या है, कितने कार्बन एटम उसमें मौजूद है। किसी मोनोसैकेराइड्स में कार्बन की संख्या कितनी है इसके आधार पर उसका हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको बांटते हैं। तो यहाँ पर जो टेबल है उसमें आपका 4 जो है कॉलम है। पहला है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितना होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो आपका जो है ना वो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इसके आधार पर इसको बांटेंगे, प्लस उसका क्या नाम है, उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, और तो और वो आपका इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो यहाँ पर हम जो है ना आगे बढ़ जाते और एक टेबल से इसको देखते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है ना 3 है, हो सकता है, तो उसको कहते हैं ट्रायोड। अगर आपको बताए थे कि 3 से जो है ना वो कम नहीं हो सकता इसमें कार्बन की संख्या, ठीक है।
नेक्स्ट जो बात है आपका मोनोसेक्राइड, जो आपका जिसमें 3 होता है कार्बन एटम की संख्या, उसको कहते हैं ट्रायोज। केमिकल फार्मूला C3H6O3, और इसका एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड या डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, इसका ट्रायोज का कॉमन उदाहरण है ग्लिसरॉल्डिहाइड या डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अगला है ट्रायोज, मतलब कार्बन की संख्या 4, तो क्या बोलेंगे उसको? टेट्रोजेज। और अगर 3 हो तो ट्रायोज, और 4 हो तो टेट्रोज। टेट्रोज जो है उसका आपका केमिकल फॉर्मूला का बात करें तो होता है C4H8O4। कॉमन उदाहरण है इसका, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें कार्बन की संख्या के बराबर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या है, और हाइड्रोजन की संख्या दुगनी है उसकी। इसका कॉमन उदाहरण है टेट्रोजेस का इरिथ्रोल, थ्रियोज या एरिथ्रोलोज। पेंटोज का बात करते हैं। पेंटोज जो है ना, उसमें कार्बन की संख्या 5, ऑक्सीजन की संख्या 5। लेकिन यहां पर अपवाद है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज में कार्बन होता है C5, हाइड्रोजन होता है H10, ऑक्सीजन होता है O4। अर्थात राइबोज में एक ऑक्सीजन ज्यादा और डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम। हम लोग आगे देखेंगे, और इसी के आधार पर डीएनए और आरएनए नाम पड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो है आपका 6 है हेक्सोज। हेक्सोज में भी आपका वही बात, इसका कॉमन उदाहरण है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, मैनोज। ये सब जो है ना वो कुछ एक एग्जांपल्स हैं किसका है? हेक्सोजेस का। अगला है हेप्टोजेज। हेप्टोजेज का मतलब होता है 7 है। इसमें आपका कार्बन की संख्या मिनिमम 7 होगी या होती है। आज का कॉमन एग्जांपल है सेडोहेप्टुलोज या ग्लूकोहेप्टुलोज। ठीक है, इसका कॉमन उदाहरण है। अब जो है ना यहाँ पर हम देखिए कि मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो आपका ट्रायोज के रूप में हो सकते हैं, टेट्रोज के रूप में हो सकते हैं, पेंटोज के रूप में हो सकते हैं, हेक्सोज के रूप में हो सकते हैं, हेप्टोज के रूप में हो सकते हैं। 7 कार्बन वाले हो सकते हैं, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन ट्रायोज है, मतलब उसमें कार्बन की संख्या 3 होगी। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन की संख्या कितनी में? कार्बन की संख्या 3 होगी। जबकि इरिथ्रोज का बात करेंगे तो उसमें कार्बन की संख्या 4 होगी। केमिकल फार्मूला और एग्जांपल सब साथ में है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम मोनोसेक्राइड्स को, और भी ग्रुप में बांटा जाता है। एक है अल्डोजेज और एक है कीटोजेज। अब ये जो बांटा जाता है 2 भाग में, अभी तक बांट रहे थे कार्बन की संख्या के आधार पर ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। लेकिन अगला जो बंटवारा है वो एल्डोज और कीटोज के रूप में है। 2 भाग में बांटा जाता है, एल्डोज और कीटोज के रूप में। आधार क्या है कि अभी हम लोग पढ़े थे कि ये पॉलीहाइड्रोक्सिल होता है। पॉलीहाइड्रोक्सिल का मतलब क्या होता है? OH ग्रुप की संख्या 2 से अधिक हो। तो जो भी सैकराइड्स होता है उसमें OH ग्रुप की संख्या 2 से ज्यादा होता है, इसलिए उसको पॉलीहाइड्रोक्सिल कहते हैं। और साथ ही साथ ये भी लिखे थे कि पॉलीहाइड्रोक्सिल क्या होता है? वो अल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। अल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है या उसका डेरिवेटिव्स होता है। तो अगर अल्डिहाइड हो किसी भी सैकराइड्स में तो उसको अल्डोलेज कहते हैं। तो अल्डोलेज सैकराइड्स का मतलब क्या होगा? वैसा सैकराइड्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या होता है? अल्डिहाइड होता है। अल्डिहाइड ALD अल्डोज, अल्डिहाइड अल्डोज।
अल्डिहाइड अगर रहेगा तो क्या लिखेंगे, अल्डोजेज। अगर जो है ना कीटोन ग्रुप रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ, तब कहेंगे उसको कीटोजेज। तो मोनोसेक्राइड्स अल्डोजेज हो सकता है या कीटोजेज हो सकता है, या तो उसमें अल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। अब इसके आधार पर हम लोग जो है ना मोनोसेक्राइड्स को कई ग्रुप में बांटे हैं। जैसे ट्रायोजेज है, तो ट्रायोजेज में अल्डोलेज भी हो सकता है और कीटोजेज भी हो सकता है। ट्रायोज में जो अल्डोलेज है वो है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड, अर्थात ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो अल्डिहाइड होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच। जबकि कीटोज में आपका क्या होता है, कीटोन होगा जिसका कॉमन उदाहरण है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब टेट्रोजेज देखते हैं जिसका अल्डोलेज है एरिथ्रोज, जबकि कीटोज अगर उसका देखें मतलब कि वैसा आपका टेट्रोज जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन होता है, वो कौन है, एरिथ्रोलोज। पेंटोज में आ जाइए, पेंटोज में राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलूलोज, जाइलोज जिसको बोलते हैं एल्बिनोज, ये जो है आपका ये अल्डोलेज है। जबकि जाइलूलोज और राइबुलोज ये आपके उसके कीटोज है, मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, कीटोन होता है। अगला है हेक्सोजेज। हेक्सोजेज जो होते हैं उनमें आपका कार्बन की संख्या 6 और इसमें अल्डोलेज के रूप में पाया जाता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज। जबकि कीटोन आपका फंक्शनल ग्रुप के रूप में जो होता है वो कौन होता है, फ्रुक्टोज। हेप्टोजेस का अगर बात करें तो हेप्टोज में आपका मतलब कि 6 कार्बन वाले शुगर में, कार्बोहाइड्रेट में आपका जो अल्डोलेज है वो है आपका ग्लूकोहेप्टोज या ग्लैक्टोहेप्टोज, और सेडोहेप्टुलोज जो होता है वो हो गया कीटोजेज। तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अल्डोलेज किसको बोलेंगे, वैसे मोनोसेक्राइड्स को अल्डोलेज कहते हैं जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, किस रूप में, फंक्शनल ग्रुप के रूप में। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप के रूप में कीटोन रहे तो उसको कहते हैं कीटोजेज। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना मोनोसेक्राइड्स को देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण आपका मोनोसेक्राइड्स है उसका है, उसमें आपको 2 प्रमुख पढ़ना है, एक पेंटोज और एक है हेक्सोज, ये आपको पढ़ना है। पेंटोज और हेक्सोज जो है ना हमको बार बार आता है, जहां भी 12 में भी जाओगे तो पेंटोज आएगा और हेक्सोज जाएगा, मतलब 5 कार्बन वाला शुगर और 3 कार्बन अधिक 6 कार्बन वाला शुगर। लेकिन आप इरिथ्रोलोज जो है ना वो भी पढ़े होंगे, वो अगर आप पढ़ रहे होंगे ब्लड वगैरह इंसेक्ट्स का तो वहां पर आता था। अभी जो है ना हम लोग पेंटोज और हेक्सोज में लिखे हैं कि पेंटोज और हेक्सोज जो होते हैं वो आपका ओपन चेन के रूप में भी रह सकते हैं और क्लोज चेन फॉर्म के रूप में भी हो सकते हैं। जो ओपन आपका चेन फॉर्म के रूप में रहते हैं तो उसको कहते हैं स्टिक फॉर्म, जबकि क्लोज आपका चेन फॉर्म के रूप में जो रहता है उसे कहते हैं साइक्लिकल फॉर्म। तो है ना नेक्स्ट डे यहां से शुरू कर लेंगे। अल्डोलेज क्या, अल्डोलेज का जो ना एग्जांपल देखेंगे, फिगर बनाकर समझना चाहेंगे, कीटोज को समझना चाहेंगे, पेंटोज क्या है, हेक्सोज क्या है, उसका स्टिक फॉर्म कैसा होता है या स्ट्रेट चेन कैसा होता है, आपका उसका साइक्लिकल चेन कैसा होता है, रिंग चेन कैसा होता है, ये फिगर में कल हम देखते हैं। इसी में कुछ और शब्द आएगा लिबो और डेक्स्ट्रो, तो कल देखते हैं।